सोचिए, एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो खामोशी की अंधेरी गहराइयों से निकलकर पूरी दुनिया में गूंजती है। तो आज हम माया एंजेलो की उसी यादगार आत्मकथा आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? देखिए, हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले तो किताब का एक परिचय लेंगे और उस जमाने के माहौल को समझेंगे जिसमें ये कहानी लिखी गई। फिर हम इसकी मुख्य थीम्स में गोता लगाएंगे, उनके जीवन के जरूरी पड़ावों को जानेंगे, कहानी के अहम किरदारों और प्रतीकों को करीब से देखेंगे और आखिर में इस किताब की जबरदस्त विरासत पर भी बात करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, परिचय और संदर्भ, जो इस महान रचना के लिए स्टेज तैयार करता है। देखिए, माया एंजेलो की ये किताब असल में एक काव्यात्मक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो बचपन में मिले गहरे जख्मों से शुरू होती है और खुद की पहचान और अपनी असली ताकत को समझने पर खत्म होती है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे नस्लवाद, अकेलेपन और हिंसा के अंधेरों के बीच माया एंजेलो के अंदर से एक ऐसी हिम्मत निकलती है जो उन्हें अपनी खोई हुई आवाज वापस पाने की शक्ति देती है। इस सफर में हम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस दौर के इतिहास, कहानी के मुख्य विषयों और किरदारों को भी समझेंगे। और हाँ, जो सबसे खास बात है वो ये है कि हम देखेंगे कि कैसे एंजेलो ने प्रतीकों का इतना शानदार इस्तेमाल किया और अपनी कहानी को एक अलग ही गहराई दी और भाषा को अपनी आज़ादी का हथियार बना लिया। अब देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके वक्त को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये बात है 1930 के दशक के अमेरिकी दक्षिण की। ये जिम क्रो का दौर था। मतलब सीधे सीधे कहें तो नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाले क्रूर कानून थे, जहां अश्वेत लोगों को कदम कदम पर अपमान झेलना पड़ता था। इसी माहौल में ग्रेट माइग्रेशन की लहर भी चल रही थी, जहां बहुत से अश्वेत परिवार एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद में उत्तर की तरफ जा रहे थे, जैसा कि माया के परिवार ने भी किया। और उस वक्त महिलाओं के लिए समाज के नियम और उम्मीदें बहुत ही तंग थीं, जिन्हें माया की ये कहानी पूरी तरह से चुनौती देती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ और समझते हैं इस किताब की वो थीम्स जो इसके दिल में बसती हैं और इसे इतना पावरफुल बनाती हैं। तो सबसे पहले और शायद सबसे गहरी थीम है नस्लवाद। माया को बचपन से ही समाज में फैले इस जहर का सामना करना पड़ा, चाहे वो खुलेआम होने वाली हिंसा हो या रोजमर्रा के छोटे छोटे अपमान। लेकिन जानते हैं कमाल की बात क्या है? हर अपमानजनक घटना उन्हें तोड़ने के बजाय उनके अंदर एक स्वाभिमानी और मजबूत अश्वेत समुदाय से जुड़ने के इरादे को और भी मजबूत कर देती थी। और फिर आता है एक और बहुत ही गहरा संघर्ष, खामोशी और आवाज का। यौन उत्पीड़न की उस भयानक घटना के बाद माया कई सालों के लिए एकदम खामोश हो जाती हैं। ये जो खामोशी थी ना, ये सिर्फ चुप रहना नहीं था, ये एक तरह की जेल थी, लेकिन ये एक ढाल भी थी। और इसी खामोशी के दौर में उन्हें एक बहुत बड़ी बात समझ आई कि असली आज़ादी किसी और से नहीं मिलती, बल्कि अपनी आवाज़ को खुद वापस पाने से मिलती है। और ये सिर्फ बोलना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को बिना डरे दुनिया के सामने रखने की हिम्मत थी। तो इस अंधेरे भरे दौर में उनकी जिंदगी में रोशनी की किरण बनकर क्या आता है? साहित्य। चार्ल्स डिकेंस, फ्रेडरिक डगलस और पॉल लॉरेंस डनबार जैसे लेखकों की किताबें। ये माया के लिए सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये तो एक तरह से उनकी लाइफलाइन थी, जीने का सहारा थी। इन्हीं किताबों से उन्होंने सीखा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। वो आज़ादी दिला सकते हैं, सुकून दे सकते हैं और हाँ, दुनिया को भी बदल सकते हैं। और हाँ, एक और बहुत अहम थीम है परिवार और समुदाय का महत्व। एक तरफ उनकी दादी थी मामा, जिनके सख्त नियम और अटूट विश्वास ने माया को एक मजबूत नैतिक आधार दिया। तो दूसरी तरफ थी मिसेस फ्लावर्स, जिन्होंने माया को फिर से शब्दों की खूबसूरती का एहसास कराया। ये कहानी हमें बहुत खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे मुश्किल वक्त में अलग अलग पीढ़ियों के रिश्ते ही हमें सहारा देते हैं और हमारे जख्मों को भरने में मदद करते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है जीवन की यात्रा। यहाँ हम एक एक करके उनकी जिंदगी के जरूरी पड़ावों को देखेंगे, बिल्कुल शुरू से। तो कहानी की शुरुआत होती है स्टैम्स, अरकनसस नाम की जगह से। यहाँ छोटी सी माया और उनके भाई बेली अपनी दादी के साथ रहते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर जब वो सिर्फ 8 साल की थी, एक ऐसी भयानक घटना होती है जो उनकी पूरी दुनिया बदल देती है। उनकी मां के प्रेमी मिस्टर फ्रीमैन उन पर हमला करते हैं और ये वो घटना थी जिसने उनसे उनकी आवाज छीन ली।
और इस ट्रॉमा के बाद जो उनकी खामोशी थी, उसके बारे में किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि उनकी ये खामोशी शर्म से बनी एक ढाल थी और साथ ही उस अन्याय के खिलाफ एक खामोश विद्रोह भी। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह खामोशी हमेशा के लिए नहीं थी। माया ने मिस्टर फ्रीमैन के खिलाफ अदालत में गवाही देकर अपनी चुप्पी तोड़ी। ये एक बहुत बड़ा कदम था, उनकी आवाज की वापसी की तरफ पहला कदम। और फिर तो जैसे किस्मत ने एक नया दरवाजा ही खोल दिया। एक स्कॉलरशिप उन्हें कैलिफोर्निया ले जाती है, जहां एक पूरी नई दुनिया उनका इंतजार कर रही थी। जैज, थिएटर और तरह तरह के लोग। यहां आकर उनका दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब जिंदगी का सफर उन्हें वापस स्टैम्प्स ले आता है, लेकिन इस बार हालात बिल्कुल अलग थे। अब वो एक टीनेज माँ हैं और उनके साथ उनका नन्हा सा बेटा है। तो एक तरफ माँ बनने की खुशी थी, तो दूसरी तरफ अकेलेपन और गरीबी का एक मुश्किल संघर्ष भी था। लेकिन उनकी खुद को खोजने की जो असली यात्रा है ना, वो शुरू होती है सैन फ्रांसिस्को में। सोचिए, वो शहर की पहली अश्वेत महिला स्ट्रीट कार कंडक्टर बनी। नाइट क्लब में गाना गाया, मतलब हर एक अनुभव उन्हें तराश रहा था, उन्हें मजबूत बना रहा था। और धीरे धीरे एक टूटे हुए आत्मसम्मान वाली लड़की एक आत्मविश्वास से भरी लेखिका में बदल रही थी, जो अब अपनी कहानी पूरी दुनिया को सुनाने के लिए तैयार थी। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। बात करते हैं चौथे हिस्से की, पात्र और प्रतीक। वो लोग और वो चीजें जिन्होंने माया की दुनिया को आकार दिया। देखिए, कोई भी कहानी उसके किरदारों के बिना अधूरी होती है ना? तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के सबसे अहम लोगों से। सबसे पहले तो खुद माया, जो एक सहमी हुई खामोश लड़की से एक सशक्त और मुखर महिला बनने का सफर तय करती हैं। फिर है उनके भाई बेली, जो हर मुश्किल में उनके सबसे बड़े साथी और राजदार हैं। उनकी दादी मोमा, जो हिम्मत और अनुशासन की मिसाल है और माया की जिंदगी की चट्टान है। उनकी माँ विवियन, जिनका प्यार चकाचौंध भरा लेकिन अस्थिर था और जो माया को प्यार के जटिल मतलब सिखाती हैं। और हाँ, हम मिसेस बर्था फ्लावर्स को कैसे भूल सकते हैं, वो शानदार महिला जिन्होंने माया को दोबारा साहित्य और भाषा की ताकत का एहसास कराया। किरदारों के अलावा इस किताब में कुछ प्रतीक यानी सिंबल्स भी हैं, जो कहानी को और भी गहरा बनाते हैं। जैसे किताब का नाम ही ले लीजिए, पिंजरे में बंद पक्षी। ये गुलामी और आज़ादी की तड़प का सबसे बड़ा प्रतीक है। मैग्नोलिया के पेड़ दक्षिण की खूबसूरती और उसके दर्दनाक इतिहास दोनों को दिखाते हैं। कविता और साहित्य यहाँ सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि आज़ादी का एक जरिया है। और मौन, जैसा हमने पहले भी देखा, वो एक ही समय पर खुद को बचाने का एक तरीका भी है और एक कैद भी। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर, विरासत और चिंतन। यहां हम बात करेंगे इस किताब के स्थायी प्रभाव की और सोचेंगे कि ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि इस किताब की लेगेसी क्या है, इसका असर कितना बड़ा है? जवाब है बहुत बड़ा। सबसे पहली बात तो ये कि इसने साहित्य में महिला यौन हिंसा जैसे मुश्किल विषय पर खुलकर बात की और कई वर्जनाओं को तोड़ा। दूसरा, आज ये किताब दुनिया भर के स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है और नस्ल, लिंग और मुश्किलों से उभरने जैसे जरूरी मुद्दों पर बातचीत को बढ़ावा देती है। और तीसरा, इसकी जबरदस्त कामयाबी ने ही माया एंजेलो को अपनी आत्मकथा के 7 और खंड लिखने के लिए प्रेरित किया। जाते जाते मैं कुछ सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूं। कभी इस बारे में सोचिएगा कि जिस तरह से माया की आवाज धीरे धीरे लौटती है, क्या ठीक उसी तरह इस किताब की कहानी भी परत दर परत हमारे सामने नहीं खुलती? और एक और बात, स्टैम्प्स के वो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो पेड़, वो खेत, क्या वो कहीं ना कहीं माया के अंदर चल रही भावनाओं के उतार चढ़ाव को नहीं दिखाते? तो आखिर में बस यही कहा जा सकता है कि माया एंजेलो की ये खिताब सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक गाइड है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने व्यक्तिगत दर्द को सामूहिक ताकत में बदला जा सकता है। पिंजरे में बंद पक्षी का वो गीत आज भी गूंज रहा है और हम सबको अपनी आवाज और अपनी आत्मा की आज़ादी की तरफ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है।